ये कहानी समाज की संकीर्ण सोच पर एक माँ और बेटी के अटूट हौसले की जीत है। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर इलाके में बसा था रामपुर गांव। इस गांव में जातिवाद और ऊंच नीच की जड़ें बहुत गहरी थीं। गांव के सबसे आखिरी छोर पर, जहां नालियों का गंदा पानी इकट्ठा होता था, वहां एक जर्जर फूस की झोपड़ी थी। इसी झोपड़ी में सावित्री अपनी 7 साल की बेटी आरती के साथ रहती थी। आरती जब सिर्फ 2 साल की थी, तभी उसके पिता की हैजे के कारण मौत हो गई थी। इलाज के अभाव में दम तोड़ते पति को देखकर सावित्री ने उसी दिन गरीबी और बेबसी का असली रूप देख लिया था। वो दोनों समाज की उस तथाकथित नीची जाति से संबंध रखती थीं, जिन्हें गांव के कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी, न ही मुख्य रास्तों से चप्पल पहनकर गुजरने की। गांव के लोग सावित्री और आरती को देखते ही अपशगुन मानते और अपना रास्ता बदल लेते थे। त्योहारों के दिनों में जब पूरा गांव रोशनी से जगमगाता था, पकवानों की खुशबू हवाओं में तैरती थी, तब इस माँ बेटी की झोपड़ी में अंधेरा पसरा रहता था। एक दिन गांव के मंदिर में कोई बड़ा उत्सव था। नन्ही आरती जिज्ञासावश मंदिर की सीढ़ियों के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी गांव के एक रसूखदार व्यक्ति ने उसे देखा और चिल्लाते हुए कहा, ए लड़की, पीछे हट, मंदिर अपवित्र कर देगी क्या? अपनी औकात मत भूल। उसने आरती को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो पत्थरों पर गिर पड़ी और उसके घुटने से खून बहने लगा। आरती रोती हुई अपनी माँ के पास पहुंची। उसने सिसकते हुए पूछा, माँ, सब हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमारी जाति इतनी बुरी क्यों है? क्या भगवान ने हमें अलग मिट्टी से बनाया है? सावित्री का दिल छलनी हो गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पी लिया। उसने आरती के घाव पर हल्दी लगाते हुए उसे कसकर गले से लगा लिया और कहा, नहीं मेरी बच्ची, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। लोगों की आंखें और सोच खराब है, तुम्हारी किस्मत नहीं। तू बस पढ़ाई कर। शिक्षा वो इकलौती ताकत है जो इस नफरत की ऊंची दीवारों को हमेशा के लिए गिरा देगी। मैं तुझे पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। उसी रात लालटेन की मध्यम रोशनी में सावित्री ने एक बहुत कठिन प्रतिज्ञा ली। वो खुद भले ही अंगूठा छाप थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को समाज के इस कीचड़ से निकालकर कामयाबी के उस आसमान तक पहुंचाएगी जहां कोई उसकी जाति पर उंगली ना उठा सके। आरती को गांव के ही एक सरकारी स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन चुनौती अब शुरू हुई थी। किताबें, कॉपियाँ, स्कूल की यूनिफॉर्म और 2 समय की रोटी के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी। सावित्री ने गांव के ऊंचे तबके और ज़मींदारों के घरों में काम मांगना शुरू किया। शुरुआत में कई लोगों ने उसे धुतकार कर भगा दिया, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे 4-5 घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम मिल गया। लेकिन ये काम किसी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से कम नहीं था। जिन घरों में वो दिन रात लगी रहती थी, वहाँ उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था। गर्मियों के दिनों में जब वह दोपहर को काम करके हांफने लगती, तो उसे पीने के लिए पानी ऊपर से गिरा कर दिया जाता था ताकि बर्तन छू न जाए। खाने के नाम पर उसे रात की बची हुई बासी फफूंद लगी रोटियां एक कोने में फेंक कर दी जाती थीं। कई बार तो बिना किसी गलती के, सिर्फ किसी बर्तन के ठीक से ना साफ होने पर घर की मालकिनें उसे भद्दी भद्दी गालियां देती थीं। एक बार एक घर में सोने की अंगूठी खो गई तो बिना किसी सबूत के सीधा शक सावित्री पर किया गया। उसे सबके सामने अपमानित किया गया और पुलिस बुलाने की धमकी दी गई। बाद में अंगूठी घर के ही बच्चे के कमरे से मिली, लेकिन किसी ने सावित्री से माफ़ी नहीं मांगी। सावित्री ये सब चुपचाप सह लेती। वो अपना आपा नहीं खोती थी, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, आरती की पढ़ाई। दिन भर घरों में कमर तोड़ मेहनत करने के बाद वो रात को खेतों में कटाई और मजदूरी करने भी चली जाती थी। उसकी हथेलियों में गहरे छाले पड़ गए थे, पैर बीमारियों से फटकर खून उगलते थे और भूख के कारण उसका शरीर पिंजर बन चुका था। लेकिन जब वो देर रात तक घर लौटती और आरती को लालटेन के सामने लगन से पढ़ते हुए देखती, तो उसका सारा दर्द हवा हो जाता था। आरती भी अपनी माँ के इस बेमिसाल बलिदान को हर पल महसूस करती थी। स्कूल में भी उसका सफ़र आसान नहीं था। शिक्षक उसे अक्सर सबसे पीछे टाटपट्टी से अलग ज़मीन पर बिठाते थे। कोई भी सहपाठी उसके साथ बैठना या अपना टिफ़िन शेयर करना पसंद नहीं करता था।
जब भी कोई सामूहिक खेल होता, आरती को अलग कर दिया जाता, लेकिन आरती ने इन अपमानों को अपने आंसुओं में बहने नहीं दिया। उसने इस नफरत को ईंधन बना लिया। वो रात रात भर जाग कर पढ़ती। नतीजा ये हुआ कि वो हर साल अपनी कक्षा में न सिर्फ प्रथम आती, बल्कि पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक लाती। समय बीतता गया और आरती ने 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा पूरे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त करके पास की। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। गांव के कुछ समझदार लोग हैरान थे कि एक नीच जात की सफाई कर्मी की बेटी ने पूरे ज़िले को पीछे छोड़ दिया। लेकिन बहुसंख्यक समाज अभी भी इस बात को पचा नहीं पा रहा था। इसी दौरान आरती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी की थी। मेरा चयन एक बहुत अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो गया है। माँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ बीमारियाँ ठीक नहीं करना चाहती, बल्कि मैं उस समाज की सोच का भी इलाज करना चाहती हूँ जो हमारी जैसी गरीब लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देता। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, लेकिन इस बड़ी खुशी के साथ एक बड़ी चिंता भी आई। हालांकि कॉलेज सरकारी था और फीस कम थी, फिर भी शहर में रहने, खाने, महंगी मेडिकल की किताबों और एप्रन आदि के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। सावित्री के पास भी 2-4 चांदी के पुराने गहने थे। उसने सब बेच दिए, फिर भी रकम पूरी नहीं हुई। मजबूर होकर सावित्री गांव के सबसे अमीर साहूकार लाला धनी राम के पास गई। उसने लाला के पैरों में अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू रख दिया और रोते हुए बोली, लाला जी, मेरी बेटी बहुत होनहार है। वो डॉक्टर बनने जा रही है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं दिन रात आपके खेतों में मुफ्त काम करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगी। लाला धनीराम जोर से हंसा और उसने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, अरे सावित्री, मति मारी गई है क्या तेरी? तुम्हारी जाति के लोग सदियों से हमारे घरों की गंदगी साफ करते आए हैं और अब तेरी बेटी डॉक्टर बनकर हमारे बदन को छुएगी, हमारा इलाज करेगी। औकात मत भूल अपनी। अपनी बेटी को किसी के घर चौके बर्तन पर लगा, 2 पैसे कमाएगी। डॉक्टर बनने का सपना मत देख, पैसे नहीं मिलेंगे। वहाँ बैठे अन्य लोग भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सावित्री उस दिन रोती हुई नहीं, बल्कि एक अंदर सुलगती हुई आग लेकर वापस लौटी। उसने आरती से कहा, आरती, तू शहर जाएगी और तू पढ़ेगी। पैसे कैसे आएंगे ये देखना मेरा काम है। सावित्री ने गांव छोड़ दिया और आरती को लेकर शहर के एक छोटे से कमरे में आ गई। वहां उसने एक साथ 6 अलग अलग सोसाइटियों में कोठियों का काम पकड़ लिया। वो सुबह 4 बजे उठती और रात के 11 बजे तक बिना रुके काम करती। वो खुद सिर्फ नमक और सूखी रोटी खाती। कई बार तो सिर्फ पानी पीकर सो जाती, ताकि पैसे बचाकर आरती की पढ़ाई के लिए भेज सके। मेडिकल कॉलेज का माहौल आरती के लिए बिल्कुल नया और डराने वाला था। वहाँ बड़े बड़े शहरों के अमीर अंग्रेज़ी बोलने वाले छात्र आते थे, जो महंगे कपड़ों और गाड़ियों में घूमते थे। आरती वहाँ सबसे अलग दिखती थी। एक साधारण सूती सूट, पैरों में टूटी हुई हवाई चप्पल और हाथ में एक पुराना थैला। शुरुआत में कॉलेज के कुछ लड़कों ने उसकी गरीबी और उसकी पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाने की कोशिश की। उसे कोटा और पिछड़ी कहकर ताने मारे गए। लेकिन आरती ने अपनी माँ की कही बात याद रखी, अगर तू कमज़ोर पड़ी तो ये समाज जीत जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में झोंक दी। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे कठिन विषयों को वो इस कदर संभाल लेती कि प्रोफेसर भी उसकी प्रतिभा देखकर दंग रह जाते। इधर शहर में सावित्री का शरीर अब जवाब दे रहा था। अत्यधिक काम, आराम की कमी और कुपोषण के कारण उसे फेफड़ों का गंभीर संक्रमण टीबी हो गया। उसे अक्सर खून की उल्टियाँ होती थी और तेज़ बुखार रहता था। लेकिन उसने इस बात की भनक आरती को कभी नहीं लगने दी। जब भी आरती का हॉस्टल से फ़ोन आता, सावित्री अपने खांसने की आवाज़ को तकिए में दबा लेती और हंसकर कहती, मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ बेटा, तू अपनी सेहत का ध्यान रखना, अच्छे से खाना खाना। आरती 5 साल तक लगातार कॉलेज की लाइब्रेरी में रात रात भर बैठी रहती। उसने हर सेमेस्टर में टॉप किया। उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम ये हुआ कि फाइनल ईयर में उसे पूरे विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल के लिए चुना गया। कॉलेज के दीक्षांत समारोह का दिन था।
देश के बड़े बड़े वीआईपी नेता, डॉक्टर वहाँ मौजूद थे। आरती ने अपनी माँ को आने के लिए बहुत मजबूर किया था। सावित्री बहुत हिचकिचाते हुए वहाँ पहुँची। उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। उसने अपनी वही पुरानी, कई जगह से रफ़ू की हुई सूती साड़ी पहनी थी और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। हाल से मुख्य द्वार पर खड़े सुरक्षाकर्मियों ने सावित्री को उसकी वेशभूषा देखकर रोक दिया। उन्होंने कहा, माई, ये बड़े लोगों की जगह है, यहाँ तुम्हारा क्या काम, बाहर जाओ। तभी आरती अंदर से दौड़ती हुई आई। उसने सुरक्षाकर्मी से कहा, ये मेरी माँ है और अगर ये अंदर नहीं जाएंगी तो मैं भी इस समारोह का हिस्सा नहीं बनूंगी। आरती के प्रोफेसर ने दखल दिया और सावित्री को ससम्मान अंदर ले जाया गया। सावित्री लोकलाज और संकोच के मारे उस आलीशान वातानुकूलित हॉल की सबसे आखिरी कतार के कोने वाली कुर्सी पर दुबक्कर बैठ गई ताकि उसकी फटी साड़ी पर किसी की नज़र ना पड़े। मुख्य अतिथि ने मंच संभाला और घोषणा की, इस वर्ष की ऑलराउंडर टॉपर, जिन्होंने न केवल पढ़ाई में बल्कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इतिहास रचा है, उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाता है, डॉक्टर आरती को। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरती मंच पर गई। जब मुख्य अतिथि ने उसके गले में सोने का चमचमाता मेडल डाला और उसे डिग्री सौंपी तो आरती की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसे माइक पर 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। आरती ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा और हॉल में बैठे सभी संभ्रांत लोगों की तरफ देखा। उसने कहा, आज इस मंच पर खड़ी होकर मुझे डॉक्टर की उपाधि मिल रही है, लेकिन इस सफलता की असली हकदार मैं नहीं हूँ। मेरी असली भगवान, मेरी गुरु और मेरी मार्गदर्शक वो महिला है जो इस हॉल में सबसे आखिरी कोने में फटी हुई साड़ी पहने बैठी है, मेरी माँ। हॉल के सभी लोगों की नज़रें पीछे घूम गईं। आरती ने बोलते हुए कहा, इस समाज ने हमें नीच कहा, हमें छूने से परहेज़ किया, हमें गालियाँ दी, लेकिन मेरी माँ ने दूसरों के घरों का कचरा साफ किया, बर्तन मांजे, गालियाँ सहीं और ख़ुद भूखी सोई ताकि वो अपनी बेटी की फ़ीस भर सके। आज जो मेडल मुझे मिला है वो मेरी योग्यता का नहीं बल्कि मेरी माँ के खून पसीने और उसके आंचल के संघर्ष का प्रतीक है। ये कहकर आरती मंच से नीचे उतरी। वो सीधे गलियारे से दौड़ती हुई हॉल के सबसे पीछे पहुंची। उसने बिना किसी झिझक के सबके सामने अपनी माँ के उन पैरों को छू लिया जो बीवाइयों से फटे हुए थे और जिनमें धूल लगी थी। उसने अपना वो सोने का मेडल सावित्री के गले में डाल दिया। ये देखकर वहाँ बैठे बड़े बड़े डॉक्टरों, अफसरों और अतिथियों की आंखें नम हो गईं। पूरा हॉल खड़ा हो गया और कई मिनटों तक तालियां बजती रहीं। उस दिन एक गरीब वंचित माँ के संघर्ष ने समाज के अहंकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आरती के पास बड़े बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों से लाखों रुपए के ऑफ़र थे, लेकिन उसने उन सबको ठुकरा दिया। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर वापस अपने गांव रामपुर लौटी। जब वो दोनों गाड़ी से गांव की सीमा पर उतरी तो दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। जो गांव कभी उन्हें देखकर दरवाजे बंद कर लेता था, आज उस गांव के लोग, क्या अमीर क्या गरीब, हाथों में फूलों के हार और थालियां लेकर खड़े थे। खुद लाला धनीराम हाथ जोड़कर खड़ा था और उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। गांव के प्रधान ने आगे बढ़कर आरती का स्वागत करना चाहा, लेकिन आरती ने विनम्रता से उन्हें रोक दिया। आरती ने गांव के उसी मोड़ पर, जहां कभी उसे धक्का देकर गिराया गया था, एक भव्य अस्पताल की नींव रखी, जिसका नाम उसने रखा सावित्री देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल। अस्पताल के उद्घाटन के दिन आरती ने मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया, जिस पर लिखा था, इस अस्पताल के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए 24 घंटे खुले हैं जो बीमार है। यहाँ इलाज जाति, धर्म या पैसा देखकर नहीं, बल्कि इंसानियत देखकर किया जाता है। यहाँ किसी का अपमान नहीं होगा। आरती अब गांव की सबसे चहेती डॉक्टर बन चुकी थी। जो लोग कभी सावित्री के हाथ का पानी नहीं पीते थे, आज वो अपनी बेटियों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बड़ी होकर आरती जैसी डॉक्टर बनना। सावित्री आज भी उसी गांव में रहती है। अब उसकी झोपड़ी की जगह एक पक्का सुंदर मकान बन गया है। वो शाम को अक्सर बरामदे में बैठती है और अस्पताल की तरफ जाती हुई गाड़ियों और मरीजों को देखती है। उसकी आंखों में अब लाचारी, भूख या अपमान के आंसू नहीं हैं, बल्कि उसकी आंखों में एक माँ की ममता, संतोष
और उस अटूट हौसले की जीत की चमक है जिसने समाज के अंधकार को चीरकर एक नया सवेरा ला दिया था। सीख, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो और समाज आपके खिलाफ कितना भी क्रूर क्यों ना हो, यदि आपके इरादे नेक हैं और आपके साथ एक माँ का त्याग और आशीर्वाद है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इतिहास रचने से नहीं रोक सकती। शिक्षा ही वो हथियार है जो हर तरह के सामाजिक भेदभाव को जड़ से मिटा सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।